Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने रिप्रोडक्शन इन फंजाई को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो अपने जहन में रखना है, फंजाई में दोनों किस्म के मैकेनिज़्म होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल भी एसेक्सुअल भी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आमतौर पे 2 पेरेंट्स का होना ज़रूरी है, उस वक्त तक रिप्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल पेरेंट्स भी अपनी अगली जनरेशन को प्रोड्यूस कर रहा होते हैं। तो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सिर्फ एक ग्रुप के अलावा, जिसको इम्परफेक्ट फंजाई या डिटीरियोमाइकोटा कहते हैं। बाकी जो 4 बड़े ग्रुप हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये तकरीबन सारे फंजाई में होती है। हाँ, मैकेनिज़्म डिफरेंट है। तो जिस वक्त हम मैकेनिज़्म की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आज हमने सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में कुनिडिया, स्पोर, फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग, ये सारे प्रोसेस है जिनके ज़रिए से होती है। ये नहीं है कि सारे फंजाई में ये प्रोसेस, यानी एक ही फंजाई में कभी स्पोर कभी कुनिडिया, नहीं, डिफरेंट फंजाई में ये डिफरेंट प्रोसेस इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे स्पोर फॉर्मेशन, तो बेसिकली जब भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्पोर, स्पोर का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह एक ही है। स्पोर किंगडम प्रोटिस्टा में भी बनते हैं, स्पोर्स बैक्टीरिया के किंगडम में भी बनते हैं, स्पोर्स फंजाई के किंगडम में भी बनते हैं, स्पोर्स इवन प्लांट्स में भी बनते हैं। ठीक है, तो सारों में ऑलमोस्ट एक ही कॉन्सेप्ट है। स्पोर आर डॉर्मेंट बॉडीज। ये डॉर्मेंट बॉडीज हैं कि ये अपनी ग्रोथ को रोक लेती हैं। कब? जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, मुश्किल हालात हो, नाजुक हालात हो, ख़राब हालात हो, तो ये अपनी ग्रोथ को रोक लेती। और जो ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते, दोबारा ग्रोथ स्टार्ट कर देते। तो आप ये समझ लें कि स्पोर्स एक ऐसी डॉर्मेंट बॉडीज़ हैं जो फंजाई में आमतौर पे बनती हैं, और उसके बाद जब आप कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो जो स्पोर्स बने हैं उससे फिर नया फंजाई बन जाते हैं। ये जस्ट लाइक ए सीड ऑफ प्लांट आप कह सकते हैं कि जो स्पोर है ये जस्ट लाइक ए सीड होते हैं। जैसे बीज, आमतौर पे ये डॉर्मेंट बॉडी होती है। जब बीज को मिट्टी में डाला जाता है और उसके बाद उसको पानी दिया जाता है, उसको न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं, उसको मुनासिब माहौल दिया जाता है, फिर वो ग्रो करके पूरा प्लांट बना देते हैं। तो इसी तरह आप कह सकते हैं फंजाई में पहले स्पोर्स बनते हैं, वो जस्ट लाइक ये सीड काम करते हैं, जैसे प्लांट में सीड का बनना। फंजाई में सीड नहीं बनता, सीड प्लांट में बनता है, यहाँ स्पोर्स बन रहे होते हैं। तो स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। स्पोर हमेशा एक स्ट्रक्चर में बनते हैं जिसको स्पोरेंजिया कहा जाता है। और स्पोरेंजिया, जैसे ये जो ग्रीन कलर का है ये स्पोरेंजिया कहलाता है, ग्रीन कलर का स्पोरेंजिया कहलाता है। और ये एक डंडी के ऊपर लगता है, इस डंडी को हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, फोर कहते हैं किसी ऐसी डंडी को जिसने कोई स्ट्रक्चर उठाया हुआ है। स्पोर का मतलब है टू बियर, उठाना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसने कैप को उठाया हुआ है, तो आप कह सकते हैं ये फोर बन जाएगा। ये एक डंडी है जिसने कैप को उठाया हुआ है, ये क्या बन जाएगा? फोर बन जाएगा। तो स्पोरेंजियोफोर का लफ्ज़ी मतलब क्या है? ऐसी डंडी जिसने किसको उठाया हुआ है? स्पोरेंजिया को उठाया हुआ है। और आमतौर पे स्पोरेंजिया इस डंडी से एक सेप्टा के जरिए से अलहदा होते हैं, विच इज कट, जो स्पोरेंजिया है विच इज कट ऑफ फ्रॉम हाइफी बाई ए कंप्लीट सेप्टा। एक सेप्टा के जरिए से ये अलहदा होता है। उसके बाद जो प्रोडक्शन है स्पोर की, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से भी बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से भी बनते हैं। अब कौन से स्पोर सेक्सुअल कहलाएंगे, कौन से एसेक्सुअल कहलाएंगे, ये हम डिटेल में फिर आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ। अगर एक ही हाइफी मिलके, एक ही फंजाई की हाइफी मिलके स्पोर बना रहे हैं तो ये सेक्सुअल है। अगर 2 हाइफी मिले और उन 2 हाइफी के मिलने से स्पोर बने तो ये सेक्सुअल होगा।
तो एक फंजाई एसेक्सुअल, अगर 2 फंजाई सेक्सुअल। बहरहाल जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं इनके कुछ करैक्टर हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इनको डिस्पर्स होने के लिए, फैलने के लिए, डिस्पर्सल का मतलब कि फैलने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती। अब आमतौर पे पानी की ज़रूरत उन सेल्स को होती है, उन आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स को होती है जिनके पास फ्लैजेला होते हैं, है फ्लैजेला। तो हर वो सेल, हर वो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर फ्लैजेला है, ये हमेशा वाटर रिक्वायर करता है। तो अब चूंकि ये नॉन मोटाइल है, इनकी सरफेस पे फ्लैजेला नहीं होती, तो आमतौर पे ये पानी रिक्वायर नहीं करते, और ये आसानी से विंड, हवा के ज़रिए से, इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल्स के ज़रिए से, और रेन स्प्लैशेस के ज़रिए से ये बिखर रहे होते हैं। रेन स्प्लैशिंग पानी की जो बुछाड़ होती है उसके ज़रिए से भी ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो फंजाई अपनी तादाद को बढ़ा भी रहा होता है और अपनी तादाद को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बखेर भी रहा होता है। ये सिर्फ फंजाई की करैक्टरिस्टिक नहीं है, बल्कि हर स्पीशी की ये ख्वाहिश होती है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को बढ़ाए भी सही, और फिर वो एक जगह ना रखे बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखेर दे। वजह क्या है? क्योंकि एक जगह के हालात किसी भी वक्त भी ख़राब हो सकते हैं। अगर सारे मेंबर एक ही जगह है और वहाँ के हालात सपोज ठीक नहीं रहते, और उन हालात की वजह से वहाँ जितने भी मेंबर उनकी सबकी डेथ हो जाए, अगर वो सारे मेंबर एक जगह, तो पूरी स्पीशी ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो आम तौर पे अपने मेंबर की रिप्रोडक्शन भी करती हैं, अपनी अगली काफ़ी ज़्यादा तादाद भी बढ़ाती हैं, और अपने मेंबर को बिखेरने की कोशिश करती है। इसको हम कहते हैं डिस्पर्सल। और ख़ास तौर पे ये करैक्टरिस्टिक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने वाले भी दुनिया में ज़्यादा, पैथोजेनिक जो बीमारी काज कर, जैसे सपोज हमारे बॉडी में बैक्टीरिया चले गए और बीमारी काज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी उनको मारने की कोशिश है। अब लाजमी नहीं कि सारे बच जाएंगे, उनमें से काफ़ी सारों की डेथ भी हो जाएगी। तो अगर उनकी तादाद कम हुई तो वाकई उन सारे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन तो इस वजह से आमतौर पे जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो ये प्रॉपर्टी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन भी वो तेज़ करते हैं बाकियों के लिहाज से, और आप कह सकते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा हो रही होती है। तो यही बात लिखी गई है कि जब स्पोर्स की डिस्पर्सल होती है तो काजिज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंजाई, ख़ास तौर पे जो पैथोजेनिक फंजाई है, तो ज़्यादातर जो पैथोजेनिक फंजाई है उसकी वजह से दुनिया में फैल जाते हैं। जी, स्पोर्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो उस वक्त तक डॉर्मेंट रहेगा, उस वक्त तक अपनी ग्रोथ को रोक के रखेगा जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती। तो जब स्पोर लैंड करेंगे एट सूटेबल प्लेस से क्या मुराद है? जहाँ कंडीशन सारी फेवरेबल हों, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हों, पानी हो, टेम्परेचर ठीक हो, तो ये क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे और नया माइसेलियम बना दें। और स्पोर आमतौर पे फंजाई में द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। 4 बड़े मेथड हमने डिस्कस किए हैं ना, स्पोर है, कोनिडिया है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिप्रोडक्शन होती है वो आमतौर पे स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए से होती है। कोनिडिया क्या है? कोनिडिया बेसिकली ये भी एसेक्सुअल स्पोर ही हैं। फिर इनको हमने स्पोर्स की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा? क्योंकि इनकी प्रोडक्शन स्पोर से थोड़ी सी डिफरेंट है। स्पोर आमतौर पे स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो कोनिडिया है दे आर प्रोड्यूस ऑन ए स्पेशल मॉडिफाइड हाइफी, जिसको कोनिडियो 4 का, अब देखें ना 4 फिर आ गया, तो कोनिडियो 4 किसी ऐसी डंडे को कहा जाता है जिसने कोई स्ट्रक्चर उठाया हो। किसको उठाया होगा? वो उससे के नाम से पहले लिखा जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कोनिडियो 4, ऐसी 4 जिसने कोनिडिया को उठाया हुआ, तो ये कोनिडियो 4 है। ठीक है, तो आम तौर पे जो कोनिडिया हैं वो स्पोर्स की ही टाइप हैं, चूंकि इनकी प्रोडक्शन वो स्पोर्स से थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में हो रही है, तो इनको दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट करने के लिए इनको एक स्पेशल अलग से नाम दिया गया है, कोनिडिया। तो कोनिडिया आर प्रोड्यूस एंड कट ऑफ फ्रॉम मॉडिफाइड हाइफी बाय ए सेप्टा। ये देखें कि अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये जो स्पोर्स हैं ये कोनिडिया हैं और ये कोनिडियो 4 है, दरमियान में ग्रीन कलर का मैंने ड्रा किया, ये सेप्टा है। तो इन दोनों से बिल्कुल हाइफी और स्पोर अलहदा होते हैं, दरमियान में कंप्लीट सेप्टा होते हैं। उसके बाद
कोनिडिया की भी कुछ करैक्टर है, नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर है। इनको नेकेड स्पोर भी कहा जाता है। वजह क्या है? क्योंकि ये स्पोरेंजिया के अंदर नहीं लगते बल्कि कोनिडियोफोर के ऊपर लगते हैं और हमेशा क्लस्टर और चेन बनाते हैं। क्लस्टर गुच्छे को कहा जाता है। जैसे ये मैंने दो कंडीशन ड्रा की है, अगर ये इस तरह लाइन में हो तो चेन कहलाएगा, अगर ये गुच्छे में हो तो इसको क्लस्टर कहेंगे। हमेशा बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं। चूँकि ये स्पोर हैं इस वजह से काफ़ी अरसे तक ये ज़िंदा रह सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में भी। जर्मिनेशन कब होगी? जो ही इनको फूड मिलेगा, सूटेबल प्लेस होगी, फ़ौरन ही ये कोनिडिया उसके ऊपर ग्रो करेंगे और कॉलोनी बनाना शुरू कर देंगे। तो रैपिड कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू फूड, कि जो ही न्यू फूड उनको मिलता है उसके ऊपर फंजाई की कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। फ्रेगमेंटेशन बड़ा सिंपल सा मेथड है। एक हाइफी अगर डिफरेंट पीसीज में डिवाइड करे और हर पीस से एक नया फंजाई बन जाए तो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन है। तो ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियन हाइफी इनटू पीसेस, ईच पीस गिव राइज टू न्यू फंजाई। रिप्रोडक्शन, यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है। हर वो फंजाई उसमें जिस तरह का भी मर्जी करैक्टर हो उसको हमेशा यीस्ट के ग्रुप में रखा जाता है। तो आगे ये दो तरह से रिप्रोडक्शन करती है। एक को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल डिवीजन या बर्डिंग। इसमें क्या होता है कि एक सेल के ऊपर एक छोटी सी आउट ग्रोथ निकलती है। टाइनी का मतलब है छोटी सी ग्रोथ निकलती है जिसको बर्ड कहा जाता है। बर्ड इज सेपरेटेड, बर्ड फिर अलहदा हो जाता है, बर्ड प्रोड्यूस न्यू यीस्ट, जिससे नया यीस्ट बन जाता है। ये एसिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि बर्ड छोटा होता है, बाकी सेल बड़ा होता है। तो अगर आप देखें एसिमेट्रिकल है कि एक तरफ बड़ी चीज़ हो एक तरफ छोटी चीज़ हो, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होते। सिमेट्रिकल असली मतलब होते एक हिस्से को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना, ये सिमेट्रिकल कहलाता है। और आमतौर पे जो जिस तरह एक नॉर्मली सेल यूकैरियोट का माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड होता है, तो अगर एक नॉर्मल सेल डिवीजन के ज़रिए से भी यीस्ट डिवाइड हो तो बनने वाले सेल अलग-अलग यीस्ट का काम करते हैं। तो ये दो तरह से है। आमतौर पे बडिंग होती है और बाज़ दफ़ा सेल डिवीजन के ज़रिए से, जिसको सिमेट्रिकल डिवीजन भी कहा जाता है क्योंकि दोनों में बराबर बराबर तकसीम हुई है, तो इसके ज़रिए से भी रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, इवन MCQs के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छी तरह आप लोगों ने तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.